अब हम चर्चा करेंगे सी लैंग्वेज के एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि सी लैंग्वेज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है या फिर कहाँ कहाँ अभी तक किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सी लैंग्वेज को जब डेनिस रिची ने बनाया था तो उनका मेन पर्पज ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना था, यानी कि मिनी कंप्यूटर्स के लिए उस समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता थी जिसे नाम दिया गया था यूनिक्स, जो कि सी लैंग्वेज में भी तैयार किया गया है। आज की डेट में आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप विंडोज़ कहते हैं। और विंडोज़ जो आप अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं तो उसके बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं, बहुत सी उसकी कोर लाइब्रेरी यानी कि मेन पार्ट विंडोज़ का जो है वो सी लैंग्वेज में ही तैयार किया गया है। आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस चलाते हैं, आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड की जो कोर लाइब्रेरी है यानी कि उसका जो मेन पार्ट है वो सी लैंग्वेज में ही तैयार किया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो कंपाइलर्स या असेंबलर्स की आवश्यकता होती है वो भी सी लैंग्वेज में ही तैयार किए जाते हैं। विभिन्न तरह के RDBMS प्रोग्राम्स होते हैं। आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा ओरेकल, जो कि एक बहुत ही फेमस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में और आजकल तो लगभग सभी जगह यूज़ किया जाता है। उसको सी लैंग्वेज में ही तैयार किया गया है। एक दूसरा RDBMS है जिसको हम MySQL के नाम से जानते हैं, तो MySQL भी सी लैंग्वेज में ही तैयार किया गया। तो इस तरीके से RDBMS पैकेजेस जो हैं जिनमें डाटा को मैनेज किया जाता है वो भी सी लैंग्वेज में ही तैयार किए गए हैं। आपने एक नाम सुना होगा फोटोशॉप। एडोब कंपनी का एक प्रोग्राम है जिसको अपन फोटोशॉप बोलते हैं और DTP डिज़ाइनिंग वाले लोग इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं फ़ोटो डिज़ाइन करने के लिए, पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए। ठीक इसी तरीके से उसी कंपनी के द्वारा एक और सॉफ्टवेयर है जिसको एडोब प्रीमियर बोला जाता है और एक और सॉफ्टवेयर है जिसको एडोब इलस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों प्रोग्राम भी सी लैंग्वेज में ही तैयार किए गए हैं। विभिन्न तरह के नेटवर्क्स में जो डिवाइस ड्राइवर यूज़ होते हैं वो सी लैंग्वेज में तैयार होते हैं। विभिन्न तरह के एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिनमें माइक्रो कंट्रोलर्स का उपयोग किया जाता है। ऐसी डिवाइसेस में उन डिवाइसेस के लिए जो प्रोग्राम डेवलप होते हैं तो वो सी लैंग्वेज में तैयार होते हैं। आप अपने कंप्यूटर से जिन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए एक विशेष तरह का प्रोग्राम यूज़ किया जाता है जिसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। वो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स भी आपके सी लैंग्वेज में ही तैयार होते हैं। आपने एक बहुत ज़्यादा फेमस नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। ये एक वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है, इसको भी सी लैंग्वेज की मदद से ही तैयार किया गया है। गेमिंग और एनिमेशन के लिए जो एप्लीकेशंस तैयार की जाती हैं, विभिन्न तरह के गेम्स तैयार किए जाते हैं, उनमें भी सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। एक गेम था टिक टॉक टो, डीनो, ये सारे गेम जो हैं सी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि सी लैंग्वेज का कितना ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कितनी तरह की एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में इसका उपयोग होता है। इसी कारण इसको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली है। अब हम चर्चा करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इनमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला फीचर कि ये बहुत सिंपल और आसान है, सिंपल एंड इजी, यानी कि इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसको लिखना बहुत आसान है, उसको समझना बहुत आसान है। इसमें कोई भी नया प्रोग्रामर हो ये प्रोग्रामिंग को बड़ी आसानी से कर सकता है, आसानी से उसे सीख सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सी एक बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंस या पोर्टेबिलिटी,
इसका क्या मतलब है? मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम यदि कोई प्रोग्राम तैयार करते हैं किसी एक विशेष मशीन पर, उसी प्रोग्राम को हम किसी दूसरे तरह की मशीन पे चला के देख सकते हैं। जबकि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में ये सब नहीं होता था, वो मशीन डिपेंडेंट थी। एक मशीन पे बनाया गया प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन पे नहीं चला सकते थे। जबकि सी लैंग्वेज में ऐसा है कि आप किसी एक मशीन पर प्रोग्राम को तैयार कर लें, वही प्रोग्राम आप किसी दूसरी मशीन पे आसानी से ले जा सकते हैं और उसको चला के देख सकते हैं, और वो प्रोग्राम बिना किसी एरर के ठीक ठाक तरीके से चलेगा। इसी को बोलते हैं हम मशीन इंडिपेंडेंसी, और यही पोर्टेबिलिटी कहलाती है। तीसरा फीचर है इसका स्ट्रक्चर्ड होना। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है कि कोई प्रोग्राम इसमें जो डेवलप होता है वो छोटे छोटे पार्ट में हम उसे तैयार कर सकते हैं, और इसको छोटे छोटे पार्ट में जब तैयार करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं मॉड्यूल। सी लैंग्वेज में इनको अपन फंक्शन बोला करते हैं, यानी कि सी के प्रोग्राम को कई फंक्शंस में बांटा जा सकता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कभी किसी विशेष टास्क में कोई एरर होती है, किसी विशेष फंक्शन में एरर होती है, तो उस एरर को लोकेट करके रेक्टिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मॉड्यूलरिटी है इसमें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगला फीचर है इसका मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के सारे फीचर्स इसमें हैं, ठीक किसी तरीके से लो लेवल लैंग्वेज के भी सारे फीचर्स हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज की तरह भी काम कर सकती है, यानी कि उसमें जो प्रोग्राम बनाए जाते थे वो सी लैंग्वेज में बनाए जा सकते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज की तरह भी काम कर सकती है। तो ये इन दोनों के बीच की लैंग्वेज हो गई, इसी कारण इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसका अगला फीचर है इफिशिएंट एंड फास्ट, यानी कि सी लैंग्वेज जो है उसके प्रोग्राम बहुत इफिशिएंट और फास्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें जो प्रोग्राम बनाते हैं वो बड़ी आसानी से कंपाइलर की मदद से कंपाइल हो जाते हैं, जिसमें बहुत कम समय लगता है। उन प्रोग्राम को फिर हम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का टाइम कम है। जबकि आजकल की जो लैंग्वेजेज हैं जैसे जावा, पाइथन, ये जो हैं ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज हैं। इसके कारण इनमें फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी इफिशियंसी कम हो जाती है। इनमें थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है इनके प्रोग्राम्स की, जो कि सी लैंग्वेज में नहीं होती। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बहुत फास्ट और बहुत इफिशिएंट होते हैं। इसका अगला फीचर है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी का क्या मतलब है? रिच लाइब्रेरी का मतलब है कि इसमें बहुत से पहले से बने हुए छोटे छोटे प्रोग्राम्स फंक्शंस के फॉर्म में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिनका हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। हमें पूरा कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रोग्राम पहले से बना पड़ा है, कोई फंक्शन पहले से बना पड़ा है, तो हम अपने उस प्रोग्राम में एक विशेष स्टेटमेंट की मदद से उसको अपने प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा फंक्शन उसमें इंपोर्ट हो जाता है और हमारा प्रोग्राम में वो फंक्शन काम करने लगता है। हमें उस फंक्शन को लिखने की फिर से आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से सी में कई तरह के फंक्शंस ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हैं। इसमें बहुत तरह के ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया गया है। तो इस तरीके से जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी है उसमें बहुत फंक्शंस और बहुत तरह के ऑपरेटर्स को सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस लैंग्वेज को बहुत पॉपुलर बना देती है, बहुत आसान बना देती है। अगला इसका फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम कंप्यूटर की मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जब हमें मेमोरी की आवश्यकता होगी तो ऐसे फंक्शंस सी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं जिनसे हम मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारे प्रोग्राम में मेमोरी की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे फंक्शन भी उपलब्ध हैं जिनके मदद से हम मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। तो यानी कि ज़रूरत पड़ने पे अधिक मेमोरी का यूज़ किया जा सकता है, और ज़रूरत ना हो तो उस मेमोरी को किन्हीं दूसरे प्रोग्राम्स के लिए फ्री किया जा सकता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट सी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगला इसका फीचर है एक्सटेंडेबिलिटी। एक्सटेंडेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम मान लीजिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम आपने डेवलप किया, उसमें एक बहुत अच्छे से फंक्शन को आपने डेवलप किया,
उसकी कोडिंग तैयार करके उसे सी की लाइब्रेरी में हम शामिल कर सकते हैं, जिससे उसका उपयोग कोई दूसरे लोग अपने प्रोग्राम में कर सकें। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा सा फंक्शन तैयार करता है तो वो फंक्शन सी की लाइब्रेरी में आसानी से ऐड किया जा सकता है। इस तरीके से उसकी एक्सटेंडेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, जो कि दूसरी पुरानी लैंग्वेजेस में ये फीचर उपलब्ध नहीं था। तो सी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको अपन बोलते हैं एक्सटेंडेबिलिटी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर प्रोग्राम में हमने कहीं पे स्मॉल ए लिखा और कहीं पे कैपिटल ए लिखा तो दोनों को वो अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगा, दोनों को एक ही चीज़ नहीं मानेगा। जबकि कुछ पुरानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनमें केस सेंसिटिवनेस होती नहीं थी, उनमें स्मॉल ए को और कैपिटल ए को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता था। जबकि सी में केस सेंसिटिविटी है, इसलिए इसमें हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो आपने देखा कि कितने सारे फीचर्स सी लैंग्वेज में हैं, जिसके कारण इसका कहाँ बहुत जगह कई तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फीचर्स और ये उसकी एबिलिटी के कारण सी लैंग्वेज आज भी बहुत पॉपुलर है। आपने देखा होगा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो अपने प्रोग्राम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम रन करते हैं, उनमें यदि कंप्यूटर साइंस शामिल किया गया है तो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग हर स्टूडेंट को ज़रूर पढ़ाई जाती है, यानी कि सिलेबस में सी प्रोग्रामिंग ज़रूर शामिल की जाती है। आज आप चाहे BCA कर रहे हों या BSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हों या BTech कर रहे हों या MCA कर रहे हों, आपने एक बार सी प्रोग्रामिंग ज़रूर पढ़नी है, आपके सिलेबस में शामिल होनी है। तो इसलिए आप इस लैंग्वेज को ज़रूर सीखें, क्योंकि ये आगे की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, C++ है, पाइथन है, इन सब का फाउंडेशन है। ये मदर लैंग्वेज कहलाती है। इसी की मदद से ये सारी लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं। C++, जावा, पाइथन और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको सी की मदद से ही डेवलप किया गया है। तो ये मदर लैंग्वेज कही जाती है। एक बार आपने सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, इसमें कोडिंग करना आपको आने लगा, तो जब कभी आप जावा सीखेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही सारे हैं, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है। आपको वो बस देखना होता है कि हमें इसमें लूप को कैसे अप्लाई करना है, इफ स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करना है, फर्दर कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको कैसे लिखा जाना है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप सी लैंग्वेज को ज़रूर सीखें, यदि प्रोग्रामिंग की फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, मेरे पिछले वीडियोस को तब तक देखते रहिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, यानी कि सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो ये अपन देखेंगे अगले वीडियो में।